हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बिहार स्टेट पेपर सेकंड में आने आने के चीज़ के चांसेस बनते हैं। ठीक है, ये जो लेक्चर होने वाला है ये टोटल अपना सिलेबस को देखते हुए हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विच पोएम वॉज द क्वीन विक्टोरियाज फेवरेट पोएम। तो क्वीन विक्टोरिया का फेवरेट पोएम कौन सा था, तो ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। इन्हीं ऑप्शंस में से किसी एक को चूज़ करना है और इसका आंसर होगा इन मेमोरियम। इन मेमोरियम जो है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया था और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन विक्टोरियन एज के एक रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे। केवल यही पोएम नहीं, बाकी ये यूलिसिस जो लिखा हुआ है ये भी और द प्रिंसेस लिखा हुआ है ये भी। ठीक है, ये भी बाकी यानी जो तीनों पोएम्स हैं वो सभी के सभी लिखी गई हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के ही द्वारा। लेकिन क्वीन विक्टोरिया का कौन सा फेवरेट था, तो उस केस में हम लोगों को इन मेमोरियम ऑप्शन चूज करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इसके पीछे एक कहानी बन जाती है। बस इतना समझिए कि जो इन मेमोरियम है वो एक एलिजी है। इन मेमोरियम जो है वो एक एलिजी है फ्रेंड्स। एलिजी जो पोएम्स हुआ करती हैं वो मॉर्न करने के लिए लिखी जाती हैं। ठीक है, मॉर्न द डेथ ऑफ आर्थर हेनरी हेलम। ठीक है, आर्थर हेनरी हेलम एक फ्रेंड थे यानी कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के। तो उन्हीं की काफ़ी कम उम्र में ही डेथ हो जाने की वजह से जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे वो सदमे में चले गए थे और उसके बाद उन्होंने ये पोएम लिखा था। और कुछ ऐसा ही यानी कि क्वीन विक्टोरिया की जो हस्बैंड थे उनकी भी डेथ हो जाती है। तो कुछ इसी कारणों के वजह से यानी क्वीन विक्टोरिया का ये फेवरेट पोएम बन गया था। यहाँ तक कि क्वीन विक्टोरिया कहती हैं, एक उनका बड़ा ही फेमस लाइन था कि नेक्स्ट टू बाइबल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि नेक्स्ट टू बाइबल इन मेमोरियम इज माई कंफर्ट। इज माई कंफर्ट। ये जो लाइन थी वो क्वीन विक्टोरिया की लाइन थी। तो ये आप समझ सकते हैं। फिर और भी कुछ पॉइंट्स है जो हमें जान लेना चाहिए यानी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में, क्योंकि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हमारे सिलेबस में है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन भी पोएट लॉरिएट बने थे और वो केवल पोएट लॉरिएट ही नहीं बल्कि सबसे लंबे समय तक पोएट लॉरिएट रहने वाले लोगों में से एक थे। उसके पहले यानी ये एक क्रम था, याद रखिए इस क्रम को। सबसे पहले रॉबर्ट साउदी, उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ के तुरंत बाद में विक्टोरियन एज शुरू हो गई थी और उसके बाद फिर टेनिसन को पोएट लॉरिएट बना दिया गया था। टेनिसन हेल्ड द पोजीशन ऑफ द पोएट लॉरिएट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। टेनिसन सबसे लंबे समय तक रहने वाले लोगों में से यानी कि वो एक पोएट लॉरिएट बन गए। और लेकिन अपने सिलेबस में है जो वो ब्रेक है। तो ब्रेक को हमें पढ़ना होगा और उसके कुछ इंपॉर्टेंस लाइन और कुछ इंपॉर्टेंस जो पॉइंट्स हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, कह रहा है कि यहाँ पर कि इट इज अ टेनिसन्स लिरिक विच इज ओकेजन्ड बाय द डेथ ऑफ आर्थर हेलम इन 1833। बिल्कुल ब्रेक भी लिखा गया था मॉर्न करने के लिए। किसका डेथ को, तो आर्थर हेलम के डेथ को मॉर्न करने के लिए, जो 1833 में आया था। इट इज कंपोज प्रोबेबली इन 1834। ठीक है, यानी कि जो आर्थर हेलम की जो डेथ हुई थी वो 1833 में हुई थी और पोएम कंपोज किया गया था 1834 में और उसके बाद पब्लिश हुआ था 1842 में। ठीक है, 1842 में ये पब्लिश किया गया था। एक बात और भी समझिए, 1832 से लेकर के और 1842 तक ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के पीरियड का एरा ऑफ साइलेंस कहा जाता है। यानी कि एरा ऑफ साइलेंस कहा जाता है, यानी इस समय में इस 10 साल में कोई फेमस वर्क उनका आया ही नहीं, वो लिखे ही नहीं। ठीक है, इसका वजह यही था कि यानी कि जो है देखिए 1833 में ही आर्थर हेनरी हेलम की डेथ हो गई थी। तो वो मेंटल ट्रॉमा में चले गए थे, इस तरह समझिए।
It expresses the poet's grief. The poet uses the symbol to convey the sense of grief. और यहाँ पर कह रहा है कि ये important है कि the breaking of the waves of the sea against the stone is the breaking of the poet's heart. ठीक है, यानी उस वक्त जब ये पोएम लिख रहे थे तो उस वक्त जो पोएट थे वो एक समुद्र के किनारे बैठे हुए थे और वो देखते हैं कि समुद्र की लहरें आती तो हैं, लेकिन जो पत्थर हैं वहाँ पर समुद्र के तट पर, तो वो उस पत्थरों को, उस लहरों को तोड़ देते हैं। तो जिस प्रकार से वो लहरें टूटती हैं, उसी प्रकार से जो पोएट्स का जो हर्ट है वो भी ब्रेक हो रहा है। और इसके इम्पॉर्टेंट लाइन भी है यहाँ पर कि ओ सी एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर एंड द थॉट दैट अराइज इन मी। फिर उसके बाद भी कुछ लाइन्स थी जिसको जो ज़रूरी नहीं थी, फिर उसके बाद ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। तो ओ सी बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the founder of the Abbey Theatre, a national theatre of Ireland? Abbey Theatre था जो कि एक नेशनल थिएटर था, कहाँ का? तो आयरलैंड का। तो आयरलैंड का नाम सुनते ही तो दिमाग में बस एक ही राइटर आते हैं और वो थे W.B. ईस्ट। ठीक है, ये लेट विक्टोरियन और अर्ली मॉडर्न राइटर में से एक थे। यहाँ पर उनके बारे में और भी जानते हैं कि द सेलिंग टू बेजेंटियम, उनका जो पोएम है, हम लोगों के सिलेबस में दो पोएम है W.B. ईस्ट की, एक है अपना सेलिंग टू बेजेंटियम और दूसरा है द सेकेंड कमिंग। तो अभी हम लोग सेलिंग टू बेजेंटियम के बारे में थोड़ा सा पॉइंट जान लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस लेंगे तो उस वक्त हम डिस्कस करेंगे द सेकेंड कमिंग के बारे में। ठीक है, सेकेंड कमिंग भी अच्छी पोएम है। यहाँ पर है कि सेलिंग टू बेजेंटियम जो है वो 1928 में आई थी, जो कि एक टावर नाम से मैगजीन पब्लिश हुआ करती थी, टावर मैगजीन में आई थी। उसके ओपनिंग लाइन्स क्या हैं तो देखिए यहाँ पर, That is no country for old men, the young in one another arms, birds in tree, है ना। मतलब कि कह रहे हैं कि वो बूढ़े लोगों के लिए कोई भी देश बचा नहीं है। जो नौजवान लोग हैं एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल करके वो चलते फिरते हैं, उनसे किसी और से मतलब नहीं है। ठीक है, सब लोग अपने इंजॉय में रह रहे हैं आजकल के लोग। आगे भी कह रहा है कि जो एजेड मैन है इज बट अ पाल्ट्री थिंग, एक एजेड मैन जो है एक बूढ़ा व्यक्ति और कुछ नहीं बल्कि तुच्छ बन के रह गया है। पाल्ट्री मतलब होता है तुच्छ। ठीक है, और अ टाटर्ड कोट अपॉन द स्टिक अनलेस सोल क्लैप इट्स हैंड एंड सिंग एंड लाउडर सिंग फॉर एवरी टैटर इन इट्स मोर्टल आइडियाज। ठीक है, कहते हैं कि जो बूढ़ा व्यक्ति वो और कुछ नहीं बल्कि जैसे कि खेतों में हम किसी पंछियों को, जानवरों को भगाने के लिए एक डंडे में हम कोट को डाल करके एक आदमी का रूप देने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी तरह से आज के समय में जो एजेड मैन है उनकी हालत हो गई है। और W.B. ईस्ट को भी नोबेल प्राइज़ मिला था 1923 में। गीतांजलि जो आप नाम जानते होंगे कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया जो कलेक्शन ऑफ पोएम था गीतांजलि, तो गीतांजलि को ही विलियम बटलर ईस्ट ने ट्रांसलेट किया था, जिसके बाद चल करके गीतांजलि के थ्रू ही रविन्द्रनाथ टैगोर को भी नोबेल प्राइज़ मिल गया था। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर यानी कि W.B. ईस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला था 1923 में। थर्ड क्वेश्चन, द लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन हु सेड। तो लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन ये किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे यानी नॉवेलिस्ट थे जो जिनका नाम था गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी। तो इनकी जो नॉवेल है वो जस्टिस नाम से एक नॉवेल थी, तो उसमें ये लाइन कही गई है, विच प्ले डील्स विद द क्रूएलिटी ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। क्रूएलिटी ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट को डील करती है जस्टिस। द गाल्सवर्दी आइडिया ऑफ अ ड्रामा कैन बी फाउंड इन द कलेक्शन ऑफ द एसे इन टाइटल। तो गाल्सवर्दी के जो आइडिया थे ड्रामा लिखने के और समझने के, तो उनका ये हम समझ सकते हैं किसमें ये जिक्र था, तो द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी एक कलेक्शन था, तो उसमें उन्होंने लिखा था अपने विचारों को ड्रामा और नोवेल से रिलेटेड। जस्टिस सोज द प्रॉब्लम ऑफ। जस्टिस जो है वो यानी कौन सा प्रॉब्लम शो करता है, क्या चीज़ उसमें बताया गया है, तो उसमें इंग्लिश लीगल सिस्टम को बताया गया है। इंग्लिश जो लीगल सिस्टम है, जो डिले हो जाया करते हैं, जो अनफेयर एडवांटेज मिल जाया करते हैं अनवांटेड लोगों को, तो उसके बारे में यहाँ पर जस्टिस में शो किया गया। दरअसल जस्टिस से मैं कई क्वेश्चन लिया हूँ, वजह यह है कि जस्टिस ही अपने सिलेबस में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी कुछ हैं जस्टिस के, जिसमें है कि विलियम फाल्डर हैं, रथ हैनीविल हैं, या फिर और रॉबर्ट कॉक्शन हैं। एज अ नोवेलिस्ट गाल्सवर्दी बिगेन हिज कैरियर एट द एज ऑफ 30। ठीक है, 30 साल की उम्र में उन्होंने नॉवेलिस्ट जो बन करके अपना करियर शुरू किया था, और उनका जो फर्स्ट बुक आई थी वो फ्रॉम द फोर विंड्स आई थी, वाज पब्लिश्ड अंडर द नेम ऑफ जॉन सेंट जॉन।
जस्टिस में क्या दिखाया गया, तो इट शोज द कन्फ्लिक्ट इज बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द सोशल फोर्सेस, ठीक है, यानी इंडिविजुअल और सोशल फोर्सेस के बीच में कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है जस्टिस में। और भी कुछ फेमस वर्क हैं यानी गाल्सवर्दी के, तो द सिल्वर बॉक्स है, स्ट्राइफ है, और यहाँ पर जस्टिस लिखा हुआ है ना, जो 910 में आया था जस्टिस। उसके बाद लॉयल्टी भी है, पिजियन भी है, द मूव, द फोरसाइट सागा भी इंपॉर्टेंट है, और द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द एंड ऑफ रिवर, द अबिटो लव, विंडोज एंड फ्यूजिटिव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्क है। इनमें से ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नॉवेल जो है वो गाल्सवर्दी ने लिखा है, तो एक नज़र से आप इसको पढ़ लीजिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवेल, द टेल ऑफ टू सिटीज, द टेल ऑफ टू सिटी के जो नॉवेलिस्ट हैं वो तो चार्ल्स डिकेन है। टू सिटी, ठीक है, टू सिटी एक इनका यानी कि सेकेंड जो है हिस्टोरिकल नॉवेल था चार्ल्स डिकेन का, जो सेट किया गया था दो शहरों में, और वो दो शहर कौन से थे, तो लंदन एंड पेरिस। ध्यान में रखेंगे। देर आर सम मोर पॉइंट्स टू नो अबाउट द जॉन गाल्सवर्दी, अबाउट द चार्ल्स डिकेन। तो यहाँ पर कह रहा है कि इट वाज पब्लिश्ड इन 1859, तो ये जो नॉवेल्स थी वो पब्लिश हुई थी कब, 1859 में। ये सेकेंड हिस्टोरिकल नॉवेल सेट इन लंदन एंड पेरिस, सेकेंड हिस्टोरिकल नॉवेल थी जो कि लंदन और पेरिस में यानी सेट की गई थी। और टेल द स्टोरी ऑफ द फ्रेंच डॉक्टर, जो इसमें एक फ्रेंच डॉक्टर है उसकी स्टोरी बताई गई है। ओपनिंग लाइन्स ऑफ द नॉवेल्स आर, तो ओपनिंग लाइन्स क्या है देखिए, इट इज़ द बेस्ट ऑन टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। तो ये ओपनिंग लाइन्स थे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, तो इसमें क्या है कि लूसी मैनेट है, मिस्टर डिफार्स हैं और मिसेस डिफार्स हैं, ये ध्यान रखिए। विच नॉवेल इज बिलीव टू बी द एब्सर्ड प्ले रिटेन बाय सैमुअल बेकेट। एब्सर्ड प्ले एक टाइप ऑफ प्ले होता है जिसमें कि यूं ही बस जिसको लिख दिया जाता है, ठीक है, यूं ही बस जिसको लिख दिया जाता है, यानी कि घूमते फिरते पर्सन्स की उसमें थीम दिखाई जाती है, ठीक है। जो पर्सन होते हैं उसमें सिंपली यानी जो प्रोटोगनिस्ट होते हैं उसमें सिंपली अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, चलते फिरते दिखाया गया है। तो वेटिंग फॉर गोडोट जो है वो वही था, यानी कि वही नोवेल था सैमुअल बेकेट का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है अपना जो ए है वो यहाँ पर करेक्ट बन जाएगा डियर फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो दूसरा ऑप्शन है लुकिंग बैक इन एंगर, तो लुकिंग बैक इन एंगर है, ये नॉवेल है, ये नॉवेल किसका है, तो जॉन ऑसबर्न। जॉन ऑसबर्न। उसके बाद कैंडिडा किसकी नॉवेल है, तो ये है जीबी शॉ। और इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट किसका नॉवेल है, तो ऑस्कर वाइल्ड। और अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेटिंग फॉर गोडोट। याद रखिए वेटिंग फॉर गोडोट जो है एब्सर्ड ड्रामा का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। विच पोएम इज रिटन बाय द नेस्सी मैजिकल, तो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन भी लिखा गया है, बैकग्राउंड कैजुअली भी लिखा गया है, फिलोसफी इंटरप्राइज ऑल ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन यानी सभी जो है ये 4 पोएम्स जो हैं ये सभी लिखे गए थे नेस्सी मैजिकल के ही द्वारा। और अपने सिलेबस में क्या है, तो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है। तो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमें जानने होंगे। तो क्या है यहाँ पर कि द पोएम शोज दैट ही इज अ लिरिकल इंडियन पोएट, यानी इस पोएम यानी द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन को लिखने के बाद यानी नाइट ऑफ स्कॉर्पियन लिखने के बाद जो नेस्सी मैजिकल थे वो अपनी पहचान बना लिए थे कि वो भी एक लिरिकल इंडियन पोएट हैं। और इसमें क्या कहा गया है, तो हु लव्स, जो कि यानी इस पोएम को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि जो नेस्सी मैजिकल हैं वो अपने इंडियन सॉइल से यानी इंडिया की जो माटी है यानी कि जो यहाँ के रीति रिवाज हैं तो उसको जो है पसंद करते हैं और गिव्स एक्सप्रेशन टू द ऑर्डिनरी ह्यूमन इवेंट्स, और ऑर्डिनरी ह्यूमन इवेंट्स को लेते हुए वो इम्पोर्टेंस दिखाते हैं कि
इंडियन कल्चर और इंडियन सॉइल जो है वो कितनी अच्छी है, इंडिया का जो रीति रिवाज है वो कितना अच्छा है। कहते हैं यहाँ पर कि द पोएम इज अ नरेटिव इन द फॉर्म एंड इट इज़ इन द फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट पर्सन से यहाँ पर है, ठीक है। पोएट जो है वो पोएम जो है फर्स्ट पर्सन के रूप में लिखी गई है। यहाँ पर कह रहा है कि मदर फील्स हैप्पी टू थिंक दैट द स्कॉर्पियन हैज़ नॉट बीटन हर चिल्ड्रेन। तो उनकी माँ खुश थी जब उनको स्कॉर्पियन बाइट कर लिया था, उसके बावजूद भी ये सोच करके कि स्कॉर्पियन ने उन्हें बाइट किया है, न कि उनके बच्चों को। वही यहाँ पर लाइन्स, पोएम की ये लाइन है कि माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट पोएट्री इन प्रेज ऑफ द अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के प्रेज में कौन पोएट्री लिखा करते थे? तो सिंपल सा ऑप्शन होगा वाल्ट विटमैन। तो यहाँ पर कह रहा है कि ओ कैप्टन माई कैप्टन मेमोराइज लिंकन पासिंग एज द डेथ ऑफ द ग्रेट मैन। तो ओ कैप्टन माई कैप्टन में लिंकन जो महान प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हुए थे उनके डेथ को बताया गया है और बताया है वाल्ट विटमैन ने। लिंकन जो है वो स्लेवरी सिस्टम जो कि अमेरिका में प्रचलित थी उस ज़माने में, उसको ख़त्म करना चाहते थे और ये चाहते थे वाल्ट विटमैन भी। इसी वजह से जो यहाँ पर दिखाया गया है कि अब्राहम लिंकन ने वो एक सिविल वार छेड़ दिया था साउदर्न स्टेट के साथ में, जहाँ पर स्लेवरी सिस्टम ज़्यादा अबंडेंट थी। तो इसका यहाँ पर जिक्र है और कह रहा है यहाँ पर कि जो ओ कैप्टन और माई कैप्टन जब हम लोग पोएम पढ़ते हैं तो उसमें एक शिप को दिखाया गया है। तो शिप कोई और नहीं बल्कि यूएसए जो कंट्री है उसको शिप रिप्रेजेंट करती है और उसमें कैप्टन को दिखाया गया है। तो कैप्टन कोई और नहीं बल्कि अब्राहम लिंकन है। और जो ओयाज है यानी जो समुद्री यात्रा पर जो शिप गया हुआ है वो और कुछ नहीं बल्कि वो सिविल वार पर गया हुआ है। इस तरह से रिप्रेजेंट किया है वाल्ट विटमैन ने। अच्छा पोएम है, अपने सिलेबस में भी है। विच वर्क इज रिटन बाय द विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर के द्वारा कौन सा वर्क जो है वो लिखा गया है? तो रोज ऑफ एमिली भी लिखा गया है, एन ऑर्डर फॉर वर्बेना भी लिखा गया है, ड्राई सितंबर भी लिखा गया है। सभी लिखे गए हैं, तीनों लिखे गए हैं। इस वजह से अपना ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ड्राई सितंबर इंपॉर्टेंट है। विच आर द पोएम ऑफ पीबी शैली। तो पीबी शैली की कौन सी यहाँ पर पोएम है ये आपको बताना है। तो पीबी शैली ना रोमांटिक एज के एक राइटर। तो ओड टू द वेस्ट विंड, बिल्कुल ओड टू द वेस्ट विंड पीबी शैली का ही है। ओजमेंडियास भी है, टू ए स्काईलार्क भी है और डिफेंस ऑफ पोएट्री भी है। इसका मतलब अपना ऑप्शन जो है ई सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का ये मकसद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, इसलिए यहाँ पर मतलब कि ऑप्शन तो ऐसे 4 ही रहेंगे, कोई नो डाउट, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन नंबर मैं ई को रखता हूँ तो 1 पॉइंट आपको और जानने को मिलेगा, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने रखा है कि ये जो चारों वर्क हैं वो पीबी शैली के ही हैं। द पोएम ऑफ कमला दास हैज़ द थीम ऑफ यानी कि विच पोएम ऑफ कमला दास हैज़ द थीम द क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। कमला दास के किस पोएम में एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में अपनी आइडेंटिटी की तलाश नज़र आती है? तो वो पोएम है आपका एन इंट्रोडक्शन। एन इंट्रोडक्शन, और एन इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। बाकी लुकिंग ग्लास जो है वो भी कमला दास का ही है, और डांस ऑफ यूनक जो है यूनक्स है वो भी कमला दास का ही है। द सनशाइन कैट है, बिल्कुल द सनशाइन कैट भी है। तो ये तो हम लोग लास्ट यानी लेक्चर में भी देखे थे। क्या ये दिखाता है? तो ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये सेक्सुअल ह्यूमिलिएशन को दिखाता है। ये सेक्सुअल ह्यूमिलिएशन की बात करता है। चलिए कुछ और भी पॉइंट्स हम लोग जानते हैं कमला दास के बारे में। तो यहाँ पर उनका मैं वर्क लिखा हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन की जो लाइन है वो है यहाँ पर कि आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, बर्न इन मालाबार, आई स्पीक 3 लैंग्वेज, राइट इन 2 एंड डांस इन 1। ये इंट्रोडक्शन की फेमस लाइन है। और दूसरी लाइन क्या है कि द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम द माइन। तीसरी लाइन ये है कि आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम बिलव्ड एंड द बिट्रेड। ये तो और इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। वैसे देखिए लाइंस तो बहुत हैं, पर जो इम्पोर्टेंट हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में आई हुई हैं, तो उन्हीं को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो अगर आता भी है लाइंस पोएम्स तो इन्हीं में से आएगा। लुकिंग ग्लास, तो लुकिंग ग्लास जो सेकंड ऑप्शन में था उसका यहाँ पर क्या है कि द गिफ्ट हिम व्हाट मेक्स यू ओ मैन, द सेंट ऑफ द मस्क ऑफ द स्वीट बिटवीन द ब्रेस्ट।
ठीक है। काफ़ी बोल्ड तरीके से कमला दास लिखा करती थी, जैसा कि आपको बहुत से लोगों को आप में से पहले से पता भी होगा, तो उसी का एक एग्जाम्पल है ना। ऑफेंसिव तो हम नहीं कहेंगे, ये उनका अपना विचार था। डांस ऑफ यूनक है यहाँ पर। डांस ऑफ यूनक में कहा क्या था, तो ये जो है ओपनिंग पोएम ऑफ समर इन कोलकाता, ओपनिंग पोएम ऑफ समर इन कोलकाता जो कलेक्शन ऑफ पोएम आया था, तो उसका यहाँ पर डांस ऑफ यूनक सबसे फर्स्ट पोएम था। इसकी लाइन क्या है, तो इट वॉज हॉट सो हॉट बिफोर द यूनक केम ना, बहुत गर्मी थी जब यूनक्स ने आया, लेकिन फिर अचानक उन्होंने फिर डांस करना शुरू किया, वाइड स्कर्ट पहने हुए राउंड एंड राउंड, तो उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो किड्स वाज अ विक्टिम ऑफ द रैप ऑफ नकल्स, द अंडरलाइन इडियम डिनोट्स। तो अंडरलाइन इडियम्स जो है वो क्या बताता है, तो रैप ऑफ नकल्स होता है। रैप ऑफ नकल्स का मतलब होता है कि किसी को क्रिटिसाइज करना, सीवियर क्रिटिसिज्म, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक बात समझना होगा हम लोगों को कि कुछ इडियम्स भी एग्ज़ाम में रहेंगे, और जब इडियम एग्ज़ाम में रहेंगे तो हमें पढ़ना भी होगा, ठीक है। यहाँ पर किड्स को ही लिया गया है क्योंकि किड्स ने काफ़ी सीवियरली क्रिटिसिज्म को सहा था। उनके समय में जो मैगजीन थी और जो लोग थे उनको किड्स को काफ़ी क्रिटिसाइज किया करते थे। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि किड्स का जो डेथ था वो टीबी की वजह से नहीं बल्कि सीवियर क्रिटिसिज्म को सहने की वजह से हो गया था। किड्स चर्चे में तब हुए जब उनकी डेथ हो चुकी थी। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट सेंटेंस, ग्रामेटिकल इसमें थोड़ा सा मैं एलिमेंट्स डाल दिया हूँ, तो इसका ये पैटर्न बनता है। पहले मैं समझा देना चाहता हूँ कि आप लोग तो हमेशा मेनी पढ़ते होंगे, ठीक है। तो मेनी के बाद तो आने वाला जो नाउन वो भी प्लूरल होता है और उसके बाद वर्ब भी प्लूरल होती है। लेकिन जब ध्यान रखिएगा, जब मेनी आ जाए तो इसके बाद में जो नाउन रहता है, इसके बाद जो भी नाउन यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, और इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वह भी सिंगुलर होगी। सिंगुलर वर्ब का क्या मतलब होता है? सिंगुलर वर्ब का मतलब वो ये होता है कि कोई भी वर्ब है और उसमें हम अकॉर्डिंग टू यूज जब हम उसमें एस और यस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो फिर आप ये कहेंगे सर इसका मतलब कि जो वर्ब हमेशा अपने इंडिपेंडेंट फॉर्म में होती है वो हमेशा क्या वो प्लूरल फॉर्म में होती है? तो बिल्कुल ये बात सच है, हर वर्ब अपने आप में प्लूरल फॉर्म में होती है। सिंगुलर बनाने के लिए हमें इसमें एस और यस जोड़ना पड़ता है। जैसे मैं कह दूं यहाँ पर कि वांट, ठीक है, तो ये वांट जो है ये अभी तक प्लूरल वर्ब है। अगर मुझे इसको सिंगुलर बनाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा वांट्स, तो ये अपना सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है। जैसे गो अभी तक क्या है? तो प्लूरल वर्ब है। फिर मैं कहूँगा गोज, तो फिर ये बन जाएगा सिंगुलर वर्ब। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है मेनी अ मैन, बिल्कुल ये मेनी अ लगा हुआ है, इसके बाद मैन आया हुआ है, तो मैन तो सिंगुलर हो ही गया, उसके बाद सिंगुलर वर्ब भी आ गई, एस जुड़ा हुआ है, टू बी द रिच ओवर द नाइट, तो ये अपना सही हो जाएगा। ये गलत होगा, क्यों? क्योंकि मैन लिखा हुआ है। दरअसल बात ये है कि जो बहुत से वर्ड्स हैं जिनका जो प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है वो शब्दों के बीच में चेंज ला करके बनाया जाता है। जैसे कि मैन, तो मैन का जो सिंगुलर प्लूरल बनता है वो मेन बनता है, MEN बनता है, तो इस वजह से यहाँ पर प्लूरल हो गया, इस वजह से ये होगा नहीं। और मैनी अमैन यहाँ भी प्लूरल लिखा हुआ है तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द क्रिटिसिज्म मस्ट ऑलवेज foresee an end in view. Its function is to promote the understanding and enjoyment of the literature. तो ये क्रिटिकल जो एनालिसिस अपने अब सिलेबस में है तो वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो मैथ्यू एर्नोल्ड जो क्रिटिक भी थे तो उनकी ये लाइन है, ध्यान में रखेंगे आप इसको। In the year 1872, a week for two before Thomas Hardy 32nd birthday, यानी 32वां बर्थडे के अ वीक और टू बिफोर, यानी एक या फिर 2 वीक बिफोर की बात हो रही है। वन ऑफ हिज बुक वाज पब्लिश्ड, उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, ठीक है, जिसने कंफर्म किया कि जो हार्डी हैं वो अपने प्रोफेशन में काफ़ी आगे जाएंगे। और वो उस बुक का नाम था अंडर द ग्रीनवुड ट्री, उस नॉवेल का नाम था अंडर द ग्रीनवुड ट्री। और ये बात सच भी है कि टॉमस हार्डी वास्तव में एक ग्रेट नॉवेलिस्ट हैं।
इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी, ये तो एक फिलोसफी था जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया था अपने पोएम के रिगार्डिंग। तो लेकिन ये थ्योरी जो थी इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी को बाद में चलकर रिजेक्ट कर दिया गया था। तो वही पूछा कि इसको किसने रिजेक्ट किया था, तो इसको रिजेक्ट करने वाले थे टी.एस. एलियट। तो ऑप्शन नंबर बी विल राइट। एफ. स्कॉट फिट्जरलैंड वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ द पोएट्री ऑफ जॉन किट्स। एफ. स्कॉट फिट्जरलैंड जो थे वो जॉन किट्स के ग्रेट एडमायरर थे, उनके पोएट्री के ग्रेट एडमायरर थे। और इतने ज़्यादा एडमायरर थे कि एफ. स्कॉट फिट्जरलैंड ने ही अपने नॉवेल्स का नाम जॉन किट्स के पोएट्री के टाइटल से ले लिया था। तो आपको बताना है कि वो जॉन किट्स की पोएम कौन थी। तो इसका आंसर होगा ओड टू अग्रेशन अर्न, ओड टू अग्रेशन अर्न। तो यहाँ पर ये अपना सही हो जाएगा। Endymion by Keats is a story of a young shepherd loved by the moon goddess. Keats took the story from। तो इंडेमियन की जो स्टोरी है वो वैसे तो किट्स ने लिखा है, लेकिन ये ग्रीक माइथोलॉजी से उन्होंने लिया था। ग्रीक माइथोलॉजी। सेली एडोनिस इज थ्रेनोडी बीवेलिंग द डेथ ऑफ। बिल्कुल, एडोनिस जो है वो एलिजी है, एन एलिजी मैं कहूँगा यहाँ पर, एन एलिजी। तो जब एलिजी हो गई तो किसको मॉर्न करने के लिए लिखी गई थी, तो जॉन किट्स को मॉर्न करने के लिए लिखी गई थी। ये जॉन किट्स को मॉर्न करने के लिए लिखा था पीबी शैली ने। ऑप्शन नंबर ए अपना सही होगा। टू सम ऑफ हिज कंटेम्पररीज ही अपीयर्ड एज द मेंबर ऑफ द कॉकने स्कूल ऑफ पोएट्री। हु इज ही। तो कॉकने स्कूल ऑफ पोएट्री जो उस जमाने में यानी रोमांटिक एज के जो यंग रोमांटिक एज के समय में जो कुछ फेमस राइटर थे, उन्होंने कुछ छोटे राइटर का एक ग्रुप बना दिया था। उसी ग्रुप का नाम था कॉकने स्कूल ऑफ पोएट्री। ये अच्छा नहीं कंसीडर किया जाता था, ठीक है। इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये अच्छा ग्रुप कंसीडर नहीं किया जाता था, ठीक है। और इसी में शामिल कर दिया था उन लोगों ने जॉन किट्स को। और फिर उसके बाद जॉन किट्स की खूब क्रिटिसिज्म हुआ करता था। तो ये बात है यहाँ पर। और ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कॉकने स्कूल ऑफ पोएट्री से हालांकि अपना क्वेश्चन है तो हमें आंसर देना पड़ेगा। तो कॉकने स्कूल ऑफ पोएट्री से रिलेटेड थे तो किट्स। बायोग्राफिया लिटरेरिया वॉज रिटन बाय। बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग पोएट्री में ये बहुत ग्रेट रोल प्ले करती है। और इसके जो राइटर थे वो वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड जिनका नाम था एस.टी. कॉलरिज, वही थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किट्स पोएट्री इज अबंडेंटली एंड इंटेंटली सेंसुअस। तो किट्स की जो पोएट्री है पूरी तरह से प्रचुर मात्रा में इंटेंटली और उसके बाद सेंसुअस हुआ करती थी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो किसने कहा था, तो ये स्टेटमेंट भी मैथ्यू आर्नोल्ड ने ही कहा था। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू weary bands ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हॉन्ट अमंग द अरबियन सैंड। तो जो यानी कि जब वर्ड्सवर्थ घूमने जा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने वो देखते हैं कि एक औरत है जो कि खेतों में फसल की पैडी की कल्टीवेशन कर रही है। और ये जो सीन था वो सोलिटरी रीपर में दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। इन विच फेमस पोएम वॉल्ट विटमैन मेक अ रेफरेंस टू द स्वेज कैनाल वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक। तो ग्लोबलाइज जब वर्ड हो रहा था तो उसी से रिलेटेड जो है वॉल्ट विटमैन ने एक पोएम लिखा था पैसेज टू इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी विल करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोएम ऑफ एलियट फर्स्ट पब्लिश्ड वॉल्यूम ऑफ द वर्स। तो टी.एस. एलियट का जो फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम जो वर्स में आया था, ठीक है, वो था द लव सॉन्ग ऑफ द जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। ऑप्शन नंबर डी विल करेक्ट। अर्नेस्ट हेमिंग्वे मेंस एट वॉर इज। तो मेंस एट वॉर हेमिंग्वे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की बात हो रही है जो कि अमेरिका के नोवेलिस्ट थे। तो ये एक ऐसे है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो है हमेशा अक्सर जो इनकी नॉवेल्स हुआ करती हैं वो वार से रिलेटेड हुआ करती हैं, ठीक है, क्योंकि वो वर्ल्ड वार ज्वाइन करना चाहते थे। एज ए सोल्जर तो नहीं ज्वाइन कर पाए थे, लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर उन्होंने ज्वाइन कर लिया था और जितना भी उनसे हो सका था उन्होंने सेवा दी थी, ठीक है। तो काफ़ी पैशनेट थे आर्मी में, जो आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो इस वजह से उनके जो वर्क होते हैं अक्सर उसमें वार और सोल्जर और उसके बाद बैटल की ही बात की जाती है। तो मैन एट वॉर जो है वो एनएसए है। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। अ प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। तो वेरी वे कह रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, वेरी वे का मतलब तो रास्ता होता है,
ठीक है, और weary का मतलब होता है थका हुआ। तो कभी रास्ता थका हुआ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि जो ये जो एडजेक्टिव यूज हुआ है, और तो इस नाउन की क्वालिटी नहीं बता रहा है। ये जो एडजेक्टिव यहाँ पर यूज हुआ है ये इस नाउन की क्वालिटी नहीं बता रहा है। तो फिर किसकी क्वालिटी बता रहा है? कोई आगे यहाँ पर सब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। जो यहाँ पर द प्लाउमैन लिखा हुआ है उसका यहाँ पर क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। यानी जो एडजेक्टिव है वो ट्रांसफर हो गया है, वो ट्रांसफर होकर के इस पर्सन की क्वालिटी बताने लगा है। इस वजह से यहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट होगा। जैसे मैं कहता हूँ स्लीपलेस नाइट, स्लीपलेस नाइट, एक एग्जांपल लेते हैं स्लीपलेस नाइट। तो नाइट स्लीपलेस हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, ठीक है। आपके लिए वो भले ही स्लीपलेस हो, आप नहीं सोए होंगे उस दिन, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर यहाँ का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो स्लीपलेस है वो इसको डिनोट कर रहा है। तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, वो वही होते हैं ट्रांसफर एपिथेट के एग्जाम्पल। हु इज थायरेसिस इन द पोएम ऑफ द सेम नेम। तो थायरेसिस नाम से पोएम भी है और उसी पोएम में थायरेसिस नाम से कैरेक्टर भी है। तो थायरेसिस को पहले लिखा किसने था, तो आप बताइए। तो ये इसको लिखा था एर्नोल्ड ने, मैथ्यू एर्नोल्ड ने इसको लिखा था, ठीक है। और थायरेसिस जो है वो एक एलिजी थी। किसके लिए थी? तो एर्नोल्ड के एक फ्रेंड थे जिनका नाम था आर्थर ह्यू क्लो, CLOUGH, जो कि ऑप्शन नंबर अपना बी में है। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। थायरेसिस जो है वो आर्थर ह्यू क्लो को दिखाया गया है। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। यहाँ पर यह है कि आर्थर हेलम जो थे वो एडिसन यानी कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के फ्रेंड थे, और आर्थर ह्यू क्लो जो थे वो मैथ्यू एर्नोल्ड के फ्रेंड थे। और इन दोनों की ही डेथ हुई थी, और दोनों की ही याद में अलग अलग राइटर ने एलिजी लिखा है, और उन एलिजी का नाम आपको पता होना चाहिए। हालांकि किंग एडवर्ड के याद में भी एक एलिजी लिखी गई है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम लोग इन दो को ही इम्पोर्टेंट देंगे। ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन। द लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी यानी सलीम अहमद। You can take the PDF by only joining our WhatsApp group by messaging and simply saying send PDF, right? So soon we will meet in a next lecture. So thank you class.